Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss normality versus abnormality. So normality and abnormality क्या है? अच्छा, नॉर्मलिटी एंड abnormality हमारे पास दो टर्म्स हैं एंड दो टर्म्स का मतलब क्या है कि इसी दो टर्म्स के बेस पे स्पेसिफिक बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाता है. व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल, या पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखा जाता है. एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर में आपकी थॉट्स भी आती है, आपकी फीलिंग्स भी आती है, या अदर कुछ ऐसे ट्रेड्स आ जाते हैं जो कि आपके पास या तो बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो. नॉर्मलिटी और एंड abnormality हमेशा ये सब्जेक्टिव होता है टू द इंडिविजुअल्स परसेप्शन या टू द सोसाइटल नॉर्म्स, क्योंकि हर एक सोसाइटी की अपनी एक स्टैंडर्ड्स होती है, अपनी नॉर्म्स होती है. अब उसी सोसाइटी में दो किस्म के लोग रहते हैं, या तो नॉर्मल या एबनॉर्मल. अब नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का अपना एक क्राइटेरिया है. उसी क्राइटेरिया के बेस पे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है. वो जाके आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है फॉर ईच कंपोनेंट. अच्छा, ये जो नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी जो टू टर्म्स हैं, ये मीनिंग्स में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. वो वेरी करती है डिफरेंट सेटअप्स में, डिफरेंट सेटिंग्स में, या डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स में, क्योंकि हर एक सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स होती है. पाकिस्तान की पश्तून कल्चर की सोसाइटी की अलग नॉर्म्स है, पंजाब में जाए के अलग नॉर्म्स है, सिंध में जाए तो अलग नॉर्म्स है, अब किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाए तो अदर अलग नॉर्म्स है. तो ये जो नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी होता है, ये हम डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट सेटअप्स में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंटली हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटल नॉर्म्स के लिए वो एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है कि हाँ बस ये दो क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी बंद रहता हो और ये दो क्राइटेरिया फिलफुल करे तो वो हमारे पास नॉर्मल कहलाएगा या एबनॉर्मल कहलाएगा. ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है. ये सोसाइटल नॉर्म्स, हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं और सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक हम उसको पे डिस्क्राइब करेंगे. वो मैं आगे जाके आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी. Normality involves being able to adjust to the surrounding, manage or control emotions, being able to work satisfactorily, as well as build relationships that are fulfilling or at least accepted. कि आप सोसाइटी में रहते हैं, आप सोसाइटी के साथ एडजस्ट हो, अपने आप के साथ एडजस्ट हो, सराउंडिंग के साथ एडजस्ट हो, अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने एग्रेशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, या आपका जो वर्क प्लेस है उधर आप सेटिस्फैक्टरली अपने जितनी भी फंक्शंस है या एक्शंस है वो परफॉर्म करते हो, या आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो वो अच्छी तरीके से करते हो. या जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वो आपके लिए भी एक्सेप्टेड हो और आपकी बिहेवियर सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेड हो, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं. अगर हम एबनॉर्मल देख ले तो एबनॉर्मल इसकी बिल्कुल बरकस है, अपोजिट है. अपोजिट का मतलब कि वो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है. वो खुद से भी तंग, सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं वो भी उससे तंग होते हैं. वो ना अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपने एग्रेशंस पे कंट्रोल कर सकता है. उसके लिए एवरीडे लाइफ में हर एक दिन एक ऑब्स्टिकल लाइक होता है जब भी एक एबनॉर्मल पर्सन होता है. तो वो ये दो टर्म्स है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट सेटअप्स में, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम उसको डिफरेंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं या डील कर सकते हैं. अब आपके सामने स्लाइड्स आ रहे हैं, अब स्लाइड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नॉर्मलिटी, द absence ऑफ इलनेस एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टेट ऑफ वेल बींग इज कॉल्ड नॉर्मलिटी. कि कोई इलनेस ना हो एंड स्टेट ऑफ वेल बींग हो, उसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं. और आप ये भी कह सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ बीइंग नॉर्मल और द स्टेट ऑफ बीइंग यूजुअल, टाइपिकल आर एक्सेप्टेड. कि एक नॉर्मल कंडीशन हो, स्टेट ऑफ वेल बीइंग हो, टाइपिकल हो एंड एक्सेप्टेड हो फॉर यू एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. वेयर इज एबनॉर्मेलिटी, अ फिजिकल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिटी, or you can say deviation from the typical or usual integrity. कोई भी deviation होता है from the normally accepted pattern of behavior is called abnormality. Abnormality is the significant deviation from commonly accepted pattern of behavior, emotions or thoughts. कि आपकी normal emotions, thoughts, behavior
एंड सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उससे जब डिविएट कर जाएंगे तो उसको हम एबनॉर्मलिटी कहलाते हैं। ठीक है, फर्दर जाके उसको और भी हम एक्सप्लेन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। एज वी सीन, नॉर्मलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सेटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे आप नॉर्मलिटी को डिफरेंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इफ़ एज अ सोल्जर वी शूट समवन इन वार टाइम, वी मे रिसीव a medal. If we shoot someone in peace time, we will be put in prison. ठीक है, अगर वार टाइम में आप किसी को हिट करते हैं, शूट करते हैं, तो ये नॉर्मल है। अगर पीस टाइम में करते हैं तो ये एबनॉर्मल है। इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट सेटिंग में ये नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी को हम डिफरेंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू लूज आवर जॉब एंड someone close to us die, then it is normal for us to be unhappy and depressed. अगर हम अगर कोई बंदा जॉब लॉस कर ले या आपका कोई नियरेस्ट उसकी लाइफ लॉस हो जाए, तो आपके लिए फिर नॉर्मल कहलाता है कि आप डिप्रेस हो, आप अनहैप्पी हो। बट अगर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी डिप्रेस होते हैं या आप अनहैप्पी होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर एबनॉर्मल कहलाता है। बिकॉज देयर आर सम फैक्टर्स, इंटरमीडिएट फैक्टर्स, जो कि आपको और आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है। देयरफॉर वी हैव टू लुक एट इमोशंस एंड बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर। इसलिए हम कहते हैं कि हम बिहेवियर्स को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं, और वो बिहेवियर और वो इमोशंस कौन से कॉन्टेक्स्ट में अकर हुआ है उसको देखते हैं, सिचुएशंस। तो सिंपली हम फैसला करते हैं, हम कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर करते हैं। क्योंकि आपके सामने जब कोई बंदा कुछ एक्शन परफॉर्म कर ले, तो आप फिर कहेंगे कि ये एक्शन गलत है या सही है। मगर अब वो एक्शन को हम देखेंगे कि वो एक्शन कौन सी सिचुएशन में हो गई है। मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया, अगर आप वार टाइम में किसी को हिट करते हैं तो इट इज़ नॉर्मल, अगर पीस टाइम में हिट करते हैं तो इट इज़ एबनॉर्मल। अगर कोई डियरेस्ट फोर्थ हो जाए तो आप उस टाइम अनहैप्पी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी इस तरह सिचुएशन में होते हैं तो वो एबनॉर्मल कहलाता है। अगर कोई नियरेस्ट फोर्थ हो जाए और आप उस टाइम अनहैप्पी नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते, तो फिर वो आप एबनॉर्मल कहलाते हैं। अच्छा, मैरी जहूदा सजेस्टेड, अच्छा ये कुछ उसकी सजेशंस हैं मैरी जहूदा की। वो क्या कहते हैं कि दैट मेंटेलिटी हेल्दी इंडिविजुअल शुड बी इन टच विद देयर आइडेंटिटी एंड देयर फीलिंग्स। कि नॉर्मल मेंटेलिटी पर्सन्स और इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो टच होते हैं अपने आइडेंटिटी के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। उसको ये पता होता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। They should be oriented towards the future and over time they should remain fruitfully invested in life. वो अपने आप से भी अवेयर होता है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। और उसको ये पता होता है कि मैंने आगे क्या करना है, तो इसलिए फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। फ्यूचर में इन्वेस्ट का मतलब कि उसका जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी टास्क होता है, वो अपने दिल से सेटिस्फैक्टरीली वो अपना टास्क पूरा कर देता है। देयर साइकी शुड बी इंटीग्रेटेड एंड प्रोवाइड देम रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। अच्छा, उसका जो माइंड होता है ना, वो इंटीग्रेटेड होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रेसर्स जो आ रहे हैं या कोई भी इंटरमीडिएट फैक्टर्स जो आ रहे हैं, वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, वो अपने आप वो अवेयर होते हैं अपने आप से भी, अपनी फ्यूचर से भी, अपने काम से भी। तो इसके अराउंड जितने भी इंटरमीडिएट फैक्टर्स होते हैं ना, जो स्टिमुलस होते हैं, इंटरमीडिएट फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिस्ट्रेस कर रहा है या उसको स्ट्रेस काज कर रहा है, वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दे शुड possesses autonomy and recognize what suit their needs. वो उसमें एक खुद एतमादी होता है, सेल्फ इस्टीम होता है, और उसको ये पता होता है कि उसकी ज़रूरत के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। कोई भी
गैर ज़रूरी काम या गैर ज़रूरी नीड्स उसकी नहीं होती. दे शुड perceive reality without distortion and yet possesses empathy. They should be masters of their environment, able to work, to love and to play and to be efficient in problem solving. नॉर्मल हेल्दी पर्सन में एक एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी होता है. उसके सराउंडिंग में जितने भी स्टिमुलस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक पॉइंट्स को उठाता है और रियलिस्टिक पॉइंट्स पे अपने एक्शन परफॉर्म करता है. सिर्फ एंड सिर्फ रियलिस्टिक स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड करता है. उसको ये पता होता है कि उसके अराउंड क्या होता है. ही इज़ द मास्टर ऑफ दियर एनवायरनमेंट and he will be definitely able to work, to love and to play and to be efficient in problem solving. और उसको पता होता है कि किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल मेंटेलिटी पर्सन की एंड अबनॉर्मल मेंटेलिटी पर्सन की. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया. दे हैव अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दे नो व्हाट दे हैव द एबिलिटी टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू. They have a realistic perception of what is happening around them and their reaction to those events. अच्छा, ये अपनी व्यूज़ में रियलिस्टिक होता है. मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ रियलिस्टिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है. उसको अपने स्ट्रेंथ्स का भी पता होता है, अपनी वीकनेसेस का भी पता होता है, और उसमें ये एबिलिटी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है, कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है. उसकी परसेप्शन रियलिस्टिक होता है. रियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि उसको ये पता होता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है एंड कैसे, कब और कहाँ पर उस इवेंट को रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना. सेकंड, सेल्फ नॉलेज. दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे डू थिंग्स एंड व्हाई दे हैव सर्टेन इमोशंस. None of us has complete insight into our feelings and behavior, but normal people have more insight than the mentally ill person. अच्छा, सेल्फ नॉलेज होता है उसके पास. नॉर्मल मेंटलिटी पर्सन के पास सेल्फ नॉलेज होता है. उसको पता होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, हमारी ये सर्टेन इमोशंस क्यों हैं, एंड कब हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस ये क्यों है. उसको अपनी फीलिंग्स, अपनी बिहेवियर का पता होता है. उसका ध्यान होता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर. सो ऐसे लोग गैर ज़रूरी बातें, उसकी गैर ज़रूरी नीड्स, उसकी गैर ज़रूरी काम बिल्कुल नहीं होते. अगर उसके बरक्स एबनॉर्मल पर्सन को देखें तो वो सारी के सारे वो हरकतें होती है उसकी जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड नहीं होता. उसको पता होता है, सोसाइटल नॉर्म्स का भी पता होता है, स्टैंडर्ड्स का भी पता होता है, कल्चर्स का भी पता होता है, फीलिंग्स का, इमोशंस का, सब कुछ का पता होता है. उसके पास एक ख़ास सेल्फ नॉलेज होता है कि बड़ों के सामने किस तरह बातें करनी है, मस्जिद में बैठने का तरीका, सोसाइटी में घूमने फिरने का तरीका, घर में रहने का तरीका. नंबर थर्ड, एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर. Occasionally normal people may act impulsively, but normally they can control their drives such as aggression. जो नॉर्मल मेंटलिटी पर्सन होता है वो इम्पल्सिवली, विदाउट थिंकिंग, वो हर एक चीज़ करते हैं, बट उसमें फिर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरह अपनी एग्रेशन को कंट्रोल कर सके. और आपको पता है कि जब एग्रेशन कंट्रोल नहीं होती तो फिर वो जाके सर्टन ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाती है, ऐसी फाइट्स में चले जाती है कि यहाँ तक कि फिर डेथ्स भी अकर हो जाती है. नंबर फोर, सेल्फ इस्टीम. They know their own value and feel happy with their achievement and ability. They feel accepted by those around them. They may wish that they were more handsome or intelligent, but they do not allow these ideas to rule their lives. They know that they may not be handsome,
they have a nice personality, or that the they cannot be a university professor, they are doing a useful job which bring in money for the family to live on. सेल्फ इस्टीम एक खुद एतमादी, उसको अपने आप का पता होता है, अपनी वैल्यू का पता होता है, वो अपने काम में, अपने अचीवमेंट्स में, अपने एबिलिटी में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में खुश होता है, और उसको ये पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इट इज़ एक्सेप्टेड टू द सराउंडिंग, सो इसलिए दे फील एक्सेप्टेड बाय दोस अराउंड देम, कि उसको अपने वैल्यू का पता होता है, और उसी की वैल्यू के बेस पे वो अपनी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री गुजारता है। उसकी लाइफ चाहे वो उसके वर्क प्लेस में हो, उसके घर में हो, उसकी सोसाइटी में हो, वो सेटिस्फैक्टरीली अपनी लाइफ को सर्व कर रहा होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो या प्रॉपर हैंडसम या इंटेलिजेंट बंदा हो, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में भी सेल्फ इस्टीम नहीं हो, अगर कोई इंटेलिजेंट एंड हैंडसम पर्सन में भी सेल्फ इस्टीम नहीं हो, तो वो सेटिस्फैक्टरीली अपनी लाइफ ड्राइव को सर्व नहीं कर सकता। इंस्टीड अगर हम मेंटली डिसऑर्डर्ड पीपल देखते हैं, mentally disordered people often feel that they are worthless and not accepted by other people. They may blame society or other people for their feelings and worthlessness and rejection. जो mentally ill person होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि आई एम वर्थलेस, आई एम नॉट एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, आई एम नॉट एक्सेप्टेड बाई द अदर पीपल, और उस वर्थलेस और उस नॉट एक्सेप्टेड के लिए वो सोसाइटीज़ को, अदर लोगों को वो ब्लेम कर रहा होता है। 5th नंबर पे है एबल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप। नॉर्मल पीपल आर एबल टू फॉर्म क्लोज एंड सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। दे आर अवेयर ऑफ अदर पीपल फीलिंग्स एंड बिलीव्स एंड अडॉप्ट टू देम। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, उसमें ये एबिलिटी होता है कि वो सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप्स भी करें एंड रिलेशनशिप भी मेंटेन कर ले, क्योंकि उसको अदर लोगों की फीलिंग्स का पता होता है, बिलीव्स का पता होता है, सोसाइटल नॉर्म्स का पता होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट करता है और कोशिश करता है कि अपने जो रिलेशंस है उसको मेंटेन कर ले। अगर इंस्टीड मेंटली डिसऑर्डर्ड पीपल ऑफन think only of their own problems and are unable to care about other people problems. Such like people are called self-centered people. Sometimes they do not want to form a close relation because at some times in the past they were emotionally hurt by the breakup of a relationship. जो mentally disordered people होते हैं ना, वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में नहीं सोचते, या दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते, ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब उसकी इस तरह होना, उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है। पास्ट में मे बी हर्ट हो गया हो बाई एनी रिलेशनशिप और सम अदर फैक्टर्स जो कि उसको मेंटली डिसऑर्डर ने बनाया है। 6th नंबर पे प्रोडक्टिविटी। दे आर एबल टू चैनल देयर एनर्जीज इनटू वर्क एंड सोशल लाइफ। दे आर enthusiastic about their lives and enjoy activities. जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने वर्क पे एंड सोशल लाइफ पे गुजारता है, और वो एंथुजियास्टिक होते हैं अपने लाइफ के लिए, और अपनी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, या कोई अपने वर्क प्लेस में हो, वो उसको एंजॉय करता है। Mentally disordered people often feel chronically tired and each day is an obstacle to be suffered, not enjoyed. और जो mentally disordered people होते हैं ना, वो हमेशा टायर्ड फील करता है, थका सा, एंड ईच डे इज़ एन ऑब्स्टिकल, और हर एक दिन जब भी स्टार्ट होता है उसके लिए एक ऑब्स्टिकल होता है। अच्छा, अब आज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, आज मैंने ड्यूटी पे भी जाना है, अच्छा अब मैं ये काम भी करूँगा, अच्छा मैं अब उधर भी जाऊँगा। तो अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, एक्शंस है, उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हर एक काम, हर एक
मिनट, हर एक दिन उसके लिए फिर एक ऑब्स्टिकल लाइक होता है। Number one, deviation from social norms. Every society has certain standards or norms of behavior that it expects. Such thing is the way we address, politeness, bad language are subject to certain rules, often unwritten. However, social norms are different in different societies. Eating in public during day at Ramadan would be regarded as a deviation and would be punished. It would not be a deviation in a non-Islamic country. अच्छा, हर एक सोसाइटी के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि वो सोसाइटी फिर लोगों से एक्सपेक्ट भी करती हैं। कभी कभी ये जो सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये अनरिटन होते हैं। हमें किसी ने पेज नहीं दिया कि भाई इस सोसाइटी के ये रूल्स है, ये सारे की सारे अडॉप्टेड चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ साथ हर एक बंदे को अडॉप्ट करने चाहिए। मस्जिद में बैठना, हुजरे में बैठना, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसकी एग्जांपल उन्होंने इस तरह दी है। अच्छा, सोशल नॉर्म्स डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट होता है। अगर आप पाकिस्तान में पेशावर में रमज़ान के दौरान आप डे टाइम कुछ खाते हैं तो इट विल बी अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप जाके यूके में खाएंगे तो कुछ इशू नहीं होगा, वह उधर नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, उधर ये नॉर्मल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की अपने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड उस सोसाइटी के लोग उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नंबर टू, माल एडेप्टिव बिहेवियर्स. Behavior is abnormal if it is maladaptive. Maladaptive means it has an adverse effect on the well-being of the individual or society. वो बिहेवियर एबनॉर्मल हम कहलाते हैं जो कि माल एडाप्टिव होता है, और उस माल एडाप्टिव बिहेवियर का एक एडवर्स इफेक्ट होता है सोसाइटी पर भी, लोगों पर भी, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स की वेलबींग पर भी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज सो frightened of crowds that he cannot leave his home, or a person who drinks so much alcohol that cannot live a normal life. Individuals who are violent and aggressive have a bad effect on society. They may release their aggressions on the roads and cause traffic accidents and or indulge in crime. Maladaptive behaviors जो कि सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेप्टेड नहीं होते। सो जितनी भी माल एडप्टिव बिहेवियर्स हैं, जैसे कि ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, या अदर ऐसे फूड्स लेते हैं जो कि उसके हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है और उससे फिर वो सोसाइटी पे एक बैड इफेक्ट होता है, तो वो सारे के सारे एडप्टिव माल एडप्टिव बिहेवियर कहलाता है। सो आपकी ये बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं होता किसी भी सोसाइटी के लिए। सो ऐसे लोग हमेशा अपने एग्रेशंस को रिलीज़ करते हैं, रोड्स पे फाइटिंग करते हैं, समटाइम ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड इवन वो ऐसे क्राइम में चले जाते हैं जो जिससे समटाइम डेथ भी काज हो जाती है एंड वो ऐसे क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर उसके लिए फिर लाइफ सर्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नंबर थर्ड, पर्सनल डिस्ट्रेस. In this criteria, one would look at person's subjective internal feelings rather than their external behavior. They may feel unhappy, depressed, and agitated. They may be unable to concentrate or sleep. They may hide these feelings from others and their behavior may appear normal. There may be the smiling depression, where an individual is very depressed but hides these depression from families and friends. Often the first that his family know of the depression is when he attempted to kill himself. Personal distress
मेंटली इल पर्सन हमेशा पर्सनली डिप्रेस होता है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, अपने प्रॉब्लम्स छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों की रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं होते, ना अपनी फैमिलीज के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ वो जाके वो डिस्कस कर ले। सब आपको वो नॉर्मल नज़र आएगा। अगर आप उसकी एक्सटर्नल बिहेवियर देख लें तो आपको नॉर्मल नज़र आएगा, बट उसकी सब्जेक्टिव और इंटरनल फीलिंग्स डिप्रेस और डिस्ट्रेस होता है। ऐसे लोगों का तभी पता चल जाता है जब वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, अपने आप को किल कर ले, तो फिर पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को प्रॉब्लम क्या थी। तो फैमिलीज वाले खुद ही कहेंगे कि भाई हमें तो नहीं पता, वो तो नॉर्मली प्रिटेंड कर रहा था। फ्रेंड्स खुद ही कहेंगे कि नहीं वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह भी मैं उसके साथ मिला था, बिल्कुल ठीक था। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रेस। सो थैंक यू डियर व्यूवर्स, ये था अबाउट नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी।